हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी जानते हैं कि हमने एक श्रृंखला चालू की है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, और ये आधारित है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने बुक पब्लिश की थी 1937 में। इसके पहले एपिसोड्स आ चुके हैं और हम सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, जो सक्सेस की दिशा के लिए सजेस्टेड हैं, उस पर चर्चा करेंगे सीरीज के तहत में। वैसे तो अधिकतर व्यूअर्स इस चैनल के जो हैं वो स्टॉक मार्केट के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, ये सारे प्रिंसिपल्स किसी भी प्रोफेशन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं आपको समझना। और स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, तो इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत आधारित है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ज्ञान पूरा होता है स्टॉक मार्केट में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। उसके बावजूद कुछ लोग कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमा पाते हैं और या फिर लॉस कर जाते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 3 की तरफ। और चैप्टर 3 डील करता है फेथ के ऊपर में। फेथ बोल लें, विश्वास बोल लें, आस्था बोल लें, ये सारी चीजें एक ही चीज है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और फेथ जो है हमारे थॉट्स को चेंज करता है। थॉट्स चेंज होते हैं तो उससे हमारे एक्शन चेंज होते हैं, और एक्शन चेंज होते हैं तो उससे जो रिजल्ट आता है या आउटकम आता है उसमें परिवर्तन आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए समझते हैं कि फेथ होता क्या है। फेथ या विश्वास या आस्था एक ऐसी चीज है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसको समझने के लिए मैं कुछ कोट्स के साथ में आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा और एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या विश्वास है, फेथ है कि आपके दोनों हाथ हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं जानता हूं दोस्तों कि आपका आंसर होगा यस, मुझे फेथ है, विश्वास है कि मेरे दोनों हाथ हैं। इस पे फेथ की क्या बात है दोस्तों? इसमें विश्वास की क्या बात है? आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि आपके दोनों हाथ हैं, तो ये फैक्ट है। इसमें फेथ की कहीं भी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके किसी कारणवश, एक्सीडेंट में या कोई और कारण से उसके दोनों हाथ चले गए, उसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसे अगर फेथ है कि वो दो हाथ हैं उसके पास और वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकता है, तो इसे बोलते हैं फेथ, इसे बोलते हैं आस्था, और इसे बोलते हैं विश्वास। और आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको ये आस्था है, फेथ है कि मेरे दोनों हाथ हैं, मेरे में कोई भी कमी नहीं है और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकता हूं, तो वो कुछ दिनों के बाद काम करने लगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स को मैं चाहूंगा। हम कई लोगों को जानते हैं कि जिनमें शारीरिक कमियां कुछ हो सकती हैं, बट मानसिक कमजोरी उन व्यक्तियों में नहीं है, और इसी कारण से वो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और उन्हें विश्वास है जो उन्हें ड्राइव करता है नॉर्मल तरीके से सारे काम करने। यदि आपने सिगमंड फ्राइड के पर्सनालिटी थ्योरी को पढ़ा है तो उन्होंने जिक्र किया है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का, और साथ में ये भी बोला है कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो ड्रिवन होती है सबकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड
एक आइसबर्ग की तरह है, जो हार्डली 4-5% होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को हम समय समय पे डालते रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम ड्रिवन होते हैं अपनी जिंदगी में। हमारे एक्शन जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जब आप कार चलाना सीखते हैं तो आप बहुत अधिक कॉन्शियस होते हैं कि आपके पैर जो है वो क्लच के ऊपर हैं कि नहीं है, आपके जो पैर हैं वो ब्रेक के ऊपर हैं कि नहीं है। लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हैं और अच्छी खासी प्रैक्टिस उसकी हो जाती है तो वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, क्योंकि आपने रिपीटेटिव तरीके से कार चलाने के सारे प्रोसेस को समझाया और सीखा। उस कारण से जब आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं कुछ दिनों बाद ही, तो आप कार कॉन्फिडेंटली चलाते हैं। अगर कोई बगल में बैठा है तो उससे गपशप भी करते हैं और ऑटोमेटिकली आपके पैर जब क्लच पे जाना चाहिए, ब्रेक पे जाना चाहिए, वो सारी एक्टिविटी ऑटो ड्रिवन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको हो जाता है फेथ कि आपको कार चलाना आता है और कोई भी सिचुएशन स्ट्रीट के ऊपर में, रोड के ऊपर में आएगी, उसे आप हैंडल कर पाएंगे क्योंकि आपने ये स्किल डेवलप की है। फेथ का उल्टा क्या होता है? फेथ का अपोजिट क्या होता है? वो होता है डाउट, फियर। ये उसका उल्टा होता है। तो अगर हमने फेथ को रीइंफोर्स किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो हमारे एक्शन फेथ से रिलेटेड होंगे, और अगर हमने रीइंफोर्स किया है डाउट को, डर को, तो वैसे ही चीजें उसमें रीइंफोर्स होंगी। स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, फंडामेंटल एनालिसिस सीखी है, तो अगर आपको फेथ है अपनी नॉलेज के ऊपर में, अपने स्किल के ऊपर में कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपने स्किल के ऊपर में कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि रिस्क को अवॉइड तो कर नहीं सकते मार्केट में, तो हमें उसे मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी चीजें आने के बाद अगर आप में प्रीडोमिनेंटली सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है, फियर है, तो क्या होगा कि आपने स्ट्रेटजी बनाई और एक स्टॉक में आपने सब कुछ चेक करने के बाद देखा कि इसमें मैक्सिमम लॉस 30,000 रुपए का हो सकता है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन उसमें अगर टारगेट हिट होता है, उसमें पोटेंशियल है जो ऊपर जाने का, उससे आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर प्रीडोमिनेंट तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है, डर है, तो आप 30,000 के लॉस के ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत ज्यादा विचार आएगा कि 30,000 का लॉस हो जाएगा, 30,000 का लॉस हो जाएगा, और आपका 1.5 लाख के ऊपर में से फोकस खत्म हो जाता है कि मैं 30,000 का रिस्क लेके 1.5 लाख की संभावनाओं को मिस करने की कोशिश कर रहा हूं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश करता हूं। और इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट इनफ कॉन्फ्लुएंस मिलने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ट्रेड लूं कि नहीं लूं, क्योंकि अल्टीमेटली या तो मुनाफा होगा या प्रॉफिट होगा जब आप एक्शन लेंगे। अगर आपके एक्शन फेथ से ड्रिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखेंगे कि टारगेट हिट होंगे, ना कि लॉस हिट होगा। और अगर आपके दिमाग में डाउट है, फियर है, तो आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी, और ये डिसीजन ना लेने के कारण ही अधिकतर जगह पे अचीवमेंट हो नहीं पाते हैं, प्रोफेशन कोई भी हो। मैंने तो एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि इस चैनल के अधिकतर व्यूअर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए कुछ कोट्स को समझते हैं, और उन कोट्स के माध्यम से आपको और क्लैरिटी आएगी जो सफलतम व्यक्तियों ने ये कोट्स लिखे हैं वो कहना क्या चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने फेथ के बारे में क्या कहा है?
पहले उसे समझते हैं। तो पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस वक्त पे आपको डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना है, सीढ़ी की पहली स्टेप है जो आपको लेनी है, और आप लेते हैं, और उस डिसीजन मेकिंग में आप कहीं भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि आपका जो फेथ है वो माउंटेन्स को मूव कर सकता है। ये कोट आपने जरूर सुना होगा। लेकिन माउंटेन क्रिएट कौन करता है? तो माउंटेन क्रिएट करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है, वो माउंटेन क्रिएट करता है। तो लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर्स, बिकॉज faith has an ability to change the hope into reality. नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में 3 मोस्ट पावरफुल इमोशंस के बारे में बताया है, और वो है फेथ, लव एंड सेक्स। उन्होंने बोला है कि अगर ये 3 मोस्ट पावरफुल इमोशंस को साथ में अगर ब्लेंड किया जाए तो उनमें वो पावर है कि ऐसे वाइब्रेशन वो क्रिएट कर सकते हैं हमारे थॉट में, हमारे विचार में, कि वो इंस्टेंटली, इमीडिएटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, और वो स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं, जो इंड्यूस करते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को, जिसके माध्यम से हमारे जो डिजायर है, जो पिछले एपिसोड में हमने पल्सेटिंग डिजायर की बात की, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की बात की, उसे अचीव करने में हमें मदद करते। एक बात की क्लैरिटी होना अत्यंत आवश्यक है, और वो है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं करता है क्या गलत है क्या सही है। इसलिए हमारे जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, उसको बहुत केयरफुली हमें चयन करना हो। जो लोग क्राइम करते हैं, तो जब वो पहली बार क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं या किसी दूसरे प्रकार का क्राइम करते हैं, तो उनका दिल नहीं मानता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन जब इस चीज को वो बार बार करने लगते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करने लगता है, और अल्टीमेटली वो उनकी हैबिट बन जाती है, नेचर बन जाता है। और इस कारण से जब वो क्राइम करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं बड़े केयरफुली हमें डालने होंगे। अगर हम नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो उसका असर वैसे ही होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स एक्शन में कन्वर्ट होंगे, और एक्शन अगर गलत होगा तो उसका आउटकम भी गलत होगा, उसका रिजल्ट भी गलत होगा। तो इसीलिए केयरफुल होना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो फेथ है, जिस काम को भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमें अपने नॉलेज पे फेथ होना, हमारे स्किल पे फेथ होना। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर में फेथ होना, रिस्क मैनेजमेंट करने के तरीके पे फेथ होना, ये सब फेथ होते हैं। तब डाउट का कोई स्कोप नहीं रह जाता है, और आप प्रॉपर एक्शन लेते हैं, टाइमली एक्शन लेते हैं, और तभी आपको रिजल्ट भी टाइमली मिलते हैं, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब समझते हैं कि अगर फेथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिससे हमारे रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सकती है, तो उसे डेवलप कैसे करें? फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है। फेथ क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, और उसे डेवलप करने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है ऑटो सजेशन। हम जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शंस देंगे, रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को डालते जाएंगे। जैसे आपको दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो आपको बार बार इस चीज को बोलना पड़ेगा, लाउडली बोलना पड़ेगा, ऑटो सजेशन देना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देना होगा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं और बन चुके हैं। आपको इमेजिन करना होगा
फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना होगा और आपको महसूस करना होगा कि आप एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन चुके हैं और आप किसी बड़े सेमिनार में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में लेक्चर दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये सारी चीजें ही इकलौता तरीका है। ये केवल मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एग्जांपल दिया। आप कोई भी आपकी जो डिजायर है, जिसको आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्पस डेफिनेट होना चाहिए और ऑटो सजेशन के माध्यम से आप अपने इंस्ट्रक्शंस दीजिए, बार बार रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए और केयरफुली कभी भी ये मत सोचिए। कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो डाउट ज्यादा रहते हैं, फेथ कम रहता है। फेथ अगर कम रहेगा डाउट से, तो डाउट ओवर पावर कर जाता है और हम टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जिसका जिक्र चैप्टर 3 थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की किताब में आया है। एक एग्जाम्पल जो है वो अमेरिकन का है और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा जो भारत का है, और ये दोनों नेपोलियन हिल की किताब में लिखे हुए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो अमेरिका का है। चार्ल्स श्वाब एक इंजीनियर थे और बहुत कम उम्र में वो कार्नेगी स्टील कॉरपोरेशन में काम करते थे और बहुत कम उम्र में 35 इयर्स की एज में 1897 में वो उसके प्रेसिडेंट बन गए। अब एक बहुत बड़ा सेमिनार था अमेरिका में जहां पे टॉप लोग उस सेमिनार को अटेंड कर रहे थे और उस सेमिनार में जेपी मॉर्गन भी थे और कार्नेगी भी थे, एंड्रू कार्नेगी, जिन्होंने इनफैक्ट इंस्पायर किया नेपोलियन हिल को कि 500 सफलतम व्यक्ति अलग अलग फील्ड के जो हैं उनका इंटरव्यू करके सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में पता लगा के आप एक बुक लिखो, और उस तरह से थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म हुआ 1937 में। तो उस सेमिनार में चार्ल्स श्वाब एक लेक्चर देना चाहते थे, बट वो टॉप नॉच लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे उस सेमिनार में। तो चार्ल्स श्वाब ने किसी तरह कन्विंस किया और उन्हें बोला गया कि आपको जो बोलना है 15 मिनट में चीजों को समाप्त करना हो। तैयार हो गए, चार्ल्स श्वाब तैयार हो गए और उन्होंने जब बोलना चालू किया तो स्टील इंडस्ट्री का एक विजन दिया और वो 1.5 घंटे तक बोलते रहे और पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग ध्यान से सुन रहे थे। और अल्टीमेटली जब उनका लेक्चर समाप्त हो गया तो जेपी मॉर्गन उन्हें साइड में लेके आए और उनसे चर्चा की और अल्टीमेटली क्या हुआ कि श्वाब का जो विजन था स्टील इंडस्ट्री के बारे में अमेरिका में, तो जेपी मॉर्गन जो एक फाइनेंसर्स थे न्यूयॉर्क सिटी के, आज भी हम नाम सुनते हैं जेपी मॉर्गन का, खास करके हम फाइनेंशियल मार्केट में हैं तो नाम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। तो जेपी मॉर्गन के मदद से कार्नेगी स्टील, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, उन्होंने कार्नेगी को कन्विंस कर लिया श्वाब ने सेल आउट करने के लिए, और जेपी मॉर्गन ने फाइनेंस किया उसको, और इस तरह से जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का, जिसके चार्ल्स श्वाब पहले प्रेसिडेंट बने। उन्हें फेथ था कि वो कन्विंस कर लेंगे एंड्रयू कार्नेगी को कि अपनी कंपनी को वो बेच दें। उनकी उम्र भी हो रही थी और जेपी मॉर्गन उनसे इंप्रेस थे तो फाइनेंस करने को तैयार थे। क्या ये काम बहुत आसान था? बिल्कुल भी नहीं। बट उनकी जो डिजायर थी वो पल्सेटिंग थी, पर्पस डेफिनेट था और फेथ था उन्हें अपने आप पर, अपनी एबिलिटी पर, कि वो इस काम को कर पाएंगे, और उन्होंने इस काम को अचीव किया। अब जानते हैं कि नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच में भारतीय का नाम किसका आया? वो आप सभी उनका नाम जानते हैं, महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी के पास बहुत सारे पैसे थे? क्या वो रिच थे? बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने देश की पॉपुलेशन को मोबिलाइज करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए
सूट बूट पहने थे, टाई लगाई थी? एब्सोल्युटली नॉट। केवल वो शरीर के ऊपर में उतना ही कपड़ा पहनते थे ताकि शरीर ढक सके। क्या वो जमाना सोशल मीडिया का था? क्या फेसबुक था? क्या यूट्यूब था? क्या गूगल था? लिंक्डइन था? इंस्टाग्राम था? कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने उस जमाने में देश की 20 करोड़ आबादी को मोबिलाइज किया, कन्विंस किया कि हमको देश की आजादी के लिए लड़ना है। और पूरे 20 करोड़ जनता उनको सपोर्ट कर रही थी और अल्टीमेटली भारत आजाद हुआ 1947 में। क्या ये आसान बात है? उन्हें फेथ था कि देश की आजादी करा के रहेंगे। उन्हें फेथ था कि 20 करोड़ की आबादी वाला यह देश उन्हें इस उद्देश्य के लिए सपोर्ट करेगा, और यह कारण था कि वो चीजों को अकम्प्लिश कर पाए। नेपोलियन हिल ने एक बात और लिखी है कि शायद वैसा व्यक्तित्व जो अहिंसा के रास्ते पे चल रहा था और इतने बड़े विजन के साथ चल रहा था, मिलना मुश्किल है दुनिया के किसी भी कोने में। ये थे महात्मा गांधी। इस लेसन का टेक अवे क्या है? फेथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा गुलाम है, हमारे विचार का गुलाम है, हमारे थॉट का गुलाम है। उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे हम वैसे बन जाए। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने फेथ को डाला है तो हमारे डिसीजन समय पे होंगे, टाइमली होंगे, और हमारे आउटकम बेहतर होंगे। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाउट है तो कहीं ना कहीं वो डाउट एक बहुत बड़े हिंड्रेंस बनेंगे, हमें डिसीजन लेने में रोकेंगे। डिसीजन लेंगे, लेट डिसीजन लेंगे, समय पे डिसीजन नहीं लेंगे, सही डिसीजन नहीं लेंगे। ये सारी बातें होती हैं क्योंकि फेथ जो है वो माउंटेन को मूव कर सकता है, जबकि डाउट जो है वो माउंटेन को सामने में खड़ा कर देता है।